जो मेमोरी बेस्ड तरीके से आए थे। पहला प्रश्न आपका जो था, जो मिला है हमको, यह था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां स्थित है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह कहां है? जब भारत का इसको भारत का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था तब यह उत्तर प्रदेश में था। अब वर्तमान समय में यह कहां पर है? उत्तराखंड में है। याद रखिएगा दोस्तों, यह आपके उत्तराखंड में है और इसको पहले हैली के नाम से जाना जाता था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हैली के नाम से जाना जाता था। 1958 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। कब? 1958 में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, उत्तराखंड में स्थित है, पहले यह उत्तर प्रदेश में था। तो जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न आया होगा आप उस हिसाब से क्या कर देंगे, इसको सेट कर देंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या था? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? अरे यार इसको कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता। राजस्थान की लाइफलाइन कही जाती है, राजस्थान की जीवन रेखा कही जाती है इंदिरा गांधी नहर। क्या? इंदिरा गांधी नहर आपको पता होना चाहिए। यह भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है या सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। अच्छा, इंदिरा गांधी नहर निकलती कहां से है? तो सबको पता है भैया, कहां से निकलती है? कौन से बैराज से निकलती है, कौन से बांध से निकलती है? तो ये आप सब जानते हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी बताने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, इंदिरा गांधी नहर सबसे ज्यादा कहां पैदा होती है? क्या भैया? जो सबसे अधिक। आप लोग क्वेश्चंस बता सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी एग्जाम दिए ना वो क्वेश्चंस बता सकते हैं, तो हम लोग उसका भी जवाब आप लोगों को देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो फटाफट आप प्रश्नों को बताएंगे और जो भी होगा सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सबका सही होगा, बिल्कुल। अब देखिएगा अगला प्रश्न आपका क्या था कि कोरोना का पहला केस कहां आया था। दोस्तों कोरोना का अगर पहला केस अगर इंडिया लेवल पे पूछेगा तो केरल में आया था। अगर आपके वर्ल्ड लेवल पे पूछेगा तो चीन के वुहान में आया था। कहां पर आया था? चीन के वुहान में आया था। दिसंबर 2019 में कोरोना का पहला केस मिला था चीन के वुहान शहर में। अगर आपके यहां पूछेगा तो चीन से एक केरल की बालिका लौटी थी, उसको यहां पर आपके केरल में कोरोना का केस मिला था। अच्छा बहुत सही सर, आप लेट हो गए हैं क्या? नहीं भैया लेट बिल्कुल नहीं हुआ हूं। सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे। अब देखिए कौन नहीं जानता यार, इतना ज्यादा वैक्सीन लगवाया है, सारे इंडियन जानते हैं कि क्या एप्लीकेशन क्या है? आरोग्य सेतु है। इसमें अगर गड़बड़ी कर दोगे तो फिर बेकार हो जाएगा। आरोग्य सेतु है कोरोना का जो एप्लीकेशन है, जो भारत सरकार ने लॉन्च किया। वो प्रश्न पूछा था, अलग अलग राज्यों ने बहुत सारे एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं, लेकिन जो भारत ने लॉन्च किया है दोस्तों, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? उस एप्लीकेशन का नाम है आरोग्य सेतु। ध्यान दीजिएगा, आप लोग प्रश्न बताते रहे, आप लोगों का कमेंट्स बार बार देखा जा रहा है, आप प्रश्नों का अपना प्रश्न बताते रहे। बिल्कुल भारत में पूछा था तो केरल में आया था भैया कोरोना का पहला केस। ठीक है ना, बहुत ही शानदार। जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ाइए सर, बिल्कुल जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, आपका एग्जाम भी होने वाला है। एकदम आप लोग तैयार रहिए, सारे क्वेश्चंस हम लोगों के पढ़ाए हुए क्लास से हैं। अच्छा कौन नहीं जानता भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड पूछा है यार, मिस वर्ल्ड कौन नहीं जानता? अगर मैं आपको बार बार इस प्रश्न को कराते समय बताया था बेटा कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में याद रखिएगा मिस वर्ल्ड कौन है? तो रीता फारिया है। कौन है भैया? भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड कौन है? तो भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड रीता फारिया है। बहुत सारे प्रश्नों का जवाब यहां पे विद्यार्थियों ने गलत किया होगा। पता है क्या? आप मिस वर्ल्ड को मिस यूनिवर्स भी समझ लेते हैं और आपकी समस्या का यहीं पर क्या हो जाता है? उद्भव हो जाता है। चलिए भैया गूगल सर्च इंजन, देखिए गूगल सर्च इंजन 1998 में हुआ था। क्या हुआ था? गूगल सर्च इंजन की शुरुआत कब हुई थी? 1998 में हुई थी। यह आपको पता होना चाहिए। हाँ वो भी प्रश्न है, वो भी प्रश्न है, बिल्कुल। गूगल सर्च इंजन के बारे में भी प्रश्न है। अब देखिएगा क्या था, ओलंपिक। देखिए ओलंपिक से प्रश्न पूछना निश्चित था। मैं बार बार आपको हिंट देकर के बता रहा था कि देखो भाई ओलंपिक गेम चल रहा है और ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है यार? सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में, क्या सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी को, किसको? कर्णम मल्लेश्वरी को ओलंपिक में क्या मिला था? पहली महिला का खिताब इन्होंने जीता था। वो भी ब्रॉन्ज मेडल मिला था भैया, कांस्य पदक मिला था। क्या? कांस्य पदक मिला था। ओलंपिक जारी है, ओलंपिक जारी है। अगर अब अगले वाले प्रश्न में कभी भी प्रश्न पूछे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में पहला पदक किसको मिला? तो वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू को रजत पदक मिला। किसको मिला? वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू को रजत पदक मिला। उसके बाद रवि दहिया को भी क्या मिला?
वेट उसमें रेसलिंग में यानी जो कुश्ती होती है, पहलवानी होती है, उसमें भी उनको रजत पदक मिला और 3 कांस्य पदक भी मिल चुके हैं। हॉकी टीम को हमारे कांस्य पदक मिला, लवलीना को हमारे क्या मिला, कांस्य पदक मिला और 1 कांस्य पदक और मिला है, मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सही सर। कौन, अच्छा, बस से यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री यार कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। बस से यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी बस से यात्रा पर गए ही तो थे, उसी के बीच में कारगिल युद्ध की शुरुआत हो जाती है, मामला टाइट हो जाता है। क्या करोगे? यह तो जानना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा महासागर, अच्छा ही बताओ, अगर इस प्रश्न का गड़बड़ जवाब दोगे ना तो आपसे बुद्धू कोई नहीं है यार। सबसे बड़ा महासागर पूछेगा तो प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर पूछेगा तो आर्कटिक महासागर, कौन नहीं जानता। सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। और अभी अभी मैं करा ही रहा था 10 बजे की क्लास में, और उसके पहले भी कराया था। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, सबसे गहरी खाई भी प्रशांत महासागर में है भाई, सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में है। चलिए भैया, भारत में मानव विकास सूचकांक में 2020 में कितना स्थान? अच्छा, मानव विकास सूचकांक, गूगल सर्च इंजन। चलिए भैया, अगले प्रश्न का जवाब देंगे। क्या करा है? अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? आया था प्रश्न नहीं? देखिए, थोड़ा सा आप लोग भी बता देना भाई कि कौन सा प्रश्न आया था या कौन सा प्रश्न नहीं आया था। अगर नहीं आया होगा तो भी याद कर लेना। देखिए भाई, आग को जलाने में योगदान करती है ऑक्सीजन, बुझाने में कौन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अग्निशामक यंत्र किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आग जलाने के लिए या बुझाने के लिए? बुझाने के लिए ना। तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? चलो ओके, अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या आपका कि गोबर गैस में कौन सी गैस का उत्सर्जन, जो गोबर गैस के प्लांट होते थे पुराने जमाने में, अब तो बहुत कम हो गए हैं, उसमें पूछा है कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है। तो भाई देखिए, सबसे महत्वपूर्ण गैस उसमें कौन है? CH4 है, मेथन है, जो गोबर गैस प्लांट से क्या होती है? उत्सर्जित होती है। गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो भैया गोबर गैस प्लांट से उत्सर्जित होती है CH4। ठीक है, देखिए नितिन सर भी हमारे साथ है, भीम सर भी है, एसएन सर भी है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। ऐसा नहीं कि मैं अकेले हूं, अकेले के बस का कुछ नहीं भैया, पूरी टीम हमारी साथ है। और शानदार से प्रश्न मैं लगातार आपसे कर रहा हूं कि जो भी प्रश्न आपको याद हो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताते रहें, आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मेथन है, बिहार बीएड के लिए है भैया, बिहार बीएड के लिए है, लेकिन एग्जाम तो यूपी बीएड का हुआ है। अब देखिए, यही बात थी कि बस से पाकिस्तान की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री कौन है? मजा आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए, पूरी चीजें आपको शुरुआत से ही बताई गई थी, कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है। ठीक है, नीरज सर भी लग करके लगातार बीएड की क्लासेस ले रहे थे, ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लासेस आपके भीम सर ले रहे थे, अमरीश सर हिस्ट्री की क्लास, और साइंस में आप जान ही रहे होंगे एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता अगर आपने क्लास देखा होगा एसएन सर का। ठीक है, और आज ये आंसर की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद पेपर मैच करा लीजिए। अगर आपने एग्जाम दिया होगा और इस एग्जाम की तैयारी आप स्टडी 91 के साथ किए होंगे तो आपको निःशुल्क एक बैच दिया गया था जिसमें आपने अच्छे तरीके से तैयारी किया। ठीक है, देखिए आपका पेपर तो हमें नहीं मिल पाया क्योंकि आपको पता है कि आपका पेपर आपके कॉलेज में ही जमा हो गया, तो इसलिए ये सभी प्रश्न मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी अभी अभी आपका एग्जाम खत्म हुआ और सोचिए कि कितने लोग मेहनत करके ये सारे क्वेश्चन पेपर हमारे तक पहुंचाए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट सोल्यूशन दे रहे हैं, यहाँ पर और कोई बातें नहीं। ठीक है, तो आप भी लगातार बताते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, और जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है फटाफट बताते रहिए और देखते जाइए, आंसर आप मैच कराते चलिए। ठीक है, चलिए अभी समय नहीं है तो आप अपनी क्लास को एंजॉय कीजिए। देखिए आप क्या पूछा है, पाकिस्तान की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो पाकिस्तान की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री हैं दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित कुछ चीजें और हैं जो कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। प्रधानमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल, प्रधानमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल भी अटल बिहारी वाजपेयी का ही है, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए भैया, अगले प्रश्न का जवाब देख लीजिए। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान, करंट का क्वेश्चन है, कहां का है? करंट का क्वेश्चन है। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान भैया कहां पर बन रहा है? तो यह बन रहा है झज्जर में। झज्जर कहां पर है? तो यह है हरियाणा में। झज्जर कहां पर है? झज्जर है हरियाणा में। तो भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहां है भैया? यह कहां पर है? झज्जर में है। चलिए भैया, अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न है दिया, अंडर 19 वर्ल्ड कप का विजेता कौन था? तो कौन नहीं जानता यार, अंडर 19 वर्ल्ड कप का विजेता पहली बार बांग्लादेश। हां, बहुत बड़ी बात है भैया, अंडर
अंडर-19 वर्ल्ड कप का विजेता भी पूछा गया था, करंट के भी क्वेश्चन आए हैं। देखिए बहुत शानदार, बहुत नॉर्मल से प्रश्न आते हैं आपके पीरियड में, एकदम हलवा टाइप के। हम लोगों ने कहा था, देखिए हमारे पास पेपर तो नहीं है लेकिन दावे के साथ 100% हम लोग पेश कर देते कि A to Z क्वेश्चंस हम लोगों के पढ़ाए हुए में से आए हैं, A to Z। आप लोग खुद अगर एक अच्छे सिंसियर विद्यार्थी होंगे तो आप कमेंट्स में करके जवाब देंगे कि भाई आए हैं कि नहीं आए। शुभम सर का लगातार कमेंट आ रहा है। शुभम सर, आप जितने प्रश्न बता रहे हैं सारे प्रश्न नीरज सर ने पहले ही करा दिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसे सबसे पहले जो है कहां बनाया गया था, फैदोमीटर पूछ रहे हैं तो इससे गहराई का पता लगाया जाता है भाई। सब लिख दीजिए सर यहाँ। फैदोमीटर से, याद रखिएगा, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई का पता लगाया जाता है। वैज्ञानिक यंत्र में मैंने इसको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया है, तो भैया ध्यान दीजिएगा, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई। जल्दी जल्दी भाई शुभम सर भी बताते रहेंगे समुद्र की गहराई। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछा है यार, राजकीय वृक्ष। आप सुन लीजिए, भीम सर बता देंगे, छोटा छोटा प्रश्न है भाई, क्या बात है। देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वह तो अशोक है, आप जानते हैं, पुष्प तो पलाश है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सर अशोक। अशोक हर गलियों में, हर घरों में लगा हुआ दिखाई देगा आपको, क्यों नहीं देगा? क्योंकि भैया यहाँ से बहुत शानदार प्रश्न बनते हैं। देखिए, पेंसिल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? अगर आप बचपन में रहे होंगे, बचपन का मतलब 9th-10th की क्लास में रहे होंगे ना, तो गुरुजी लोग बताते थे एक चमत्कार कि बेटा पेंसिल में जो पदार्थ पाया जाता है ना वो विद्युत का सुचालक होता है, उससे विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित की जा सकती है। हाँ, वो जो काला काला पदार्थ होता है ना, जिसको कुछ लोग चबाते भी रहे होंगे बचपन में, तो उसको ग्रेफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेफाइट को। एकदम छोटा छोटा प्रश्न है यार, आराम से। ग्रैमी संगीत से संबंधित पुरस्कार है, हाँ सही बात है, ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों, यह संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। किस क्षेत्र का है? संगीत क्या क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है ग्रैमी। और आपको बता दूं, मैं एक दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले बताया था, डॉक्टर रवि पंडित जो संतूर वादक हैं, बहुत पूरे दुनिया में संतूर के मामले में सबसे प्रसिद्ध है, उनको भारत में पहला ग्रैमी पुरस्कार मिला था, रवि पंडित को। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। एक क्वेश्चन आया था, तानसेन पुरस्कार। तानसेन पुरस्कार ये कहां पर दिया जाता है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा तानसेन। हाँ, तानसेन पुरस्कार दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। तानसेन पुरस्कार कौन सी सरकार द्वारा दिया जाता है? तो तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश। अरे यार, ये छोटा सा लल्लू टाइप का प्रश्न है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी होती है ना, काली मृदा, महाराष्ट्र, गुजरात, बहुत बड़ा क्षेत्र है दोस्तों, बहुत बड़ा। और याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको क्या बोलते हैं? चारनोजम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चारनोजम। साइबेरिया के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ये प्रसिद्ध है चारनोजम मृदा, एक तरह से बहुत मानी जाती है दोस्तों। और होता है, कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल सकता है, काली मिट्टी बोलते हैं, कपासी मिट्टी बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं, रेगुर बोलते भी हैं। हाँ चलिए भैया, अगला प्रश्न क्या था? मायोपिया का संबंध किससे है? तो मायोपिया क्या है? तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, मायोपिया एक प्रकार की आंख से संबंधित बीमारी है। क्या है? आपके आंख से संबंधित एक प्रकार की बीमारी है, वो कार्निया, और एक प्रकार को इसको वरांधता के नाम से भी आप कह सकते हैं, उसी से संबंधित है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। जिन बच्चों का जौ से संबंधित प्रश्न आ रहा है, ये जो मायोपिया है, याद रखिएगा, ये आंख से संबंधित आपका रोग बनता है। ठीक है, आपने आंख से संबंधित 2 रोग के बारे में पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा निकट दृष्टि दोष के बारे में, एक पढ़ा होगा दूर दृष्टि दोष के बारे में, और एक तीसरा रोग होता है आंख में जिसको वर्णांधता बोलते हो। ठीक है, ये आंख से संबंधित 2-3 चीजें हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि आंख की रोशनी किस वजह से कम हो जाती है तो बताइएगा विटामिन ए हो गया। ठीक है, विटामिन ए बोलिएगा, विटामिन ए की कमी से आंख की संबंधित रोग होता है, रतौंधी। और वर्णांधता में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस को बोलते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके लिए होता है। जब आप लोग इसे याद रखेगा, ये आपका मायोपिया होता है, ये आपका मायोपिया होता है। दूर दृष्टि दोष होगा तो इसमें आपको क्या बोलते हैं? इसको हाइपर मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष नाम का है, निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें दिखाई देती है, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, और दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें दिखाई देती हैं और निकट की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, लीजिए आगे पढ़ते चलिए, सर आपको बताते चलना है। जो सर आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है, कलर विजन जिसे कहते हैं ना, कलर चेंज। आप बताइए भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन है? आप लोग बताएंगे भारत की सबसे बड़ी सुरंग है। बहुत शानदार सा प्रश्न आया है, तो आपको पता है भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन है? एक बार आप लोग कमेंट्स करके बता दें।
अरे जल्दी जल्दी बता रहे हैं भैया, जल्दी बताइए। भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन है, किसी को पता है? देखिए पहले जो होती थी वो जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता था उसे, लेकिन अब वर्तमान में चेनानी सेनानी का नाम सुने होंगे आप, जो जम्मू कश्मीर में बहुत सही क्षेत्र पर यह बनाई गई है और लंबी सुरंगों में से भी एक है दोस्तों। तो इस तरह आप करंट के मुद्दे की ये प्रश्न है वहां से भी इनको आप देख सकते हैं। ये बहुत शानदार है जम्मू कश्मीर, जी हाँ, जो अब वो केंद्र शासित प्रदेश में हो गया है। शायद इससे भी जुड़ा हुआ प्रश्न आया है दोस्त, तो आगे देखते हैं ना क्या है। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत, दोस्तों आपको पता होना चाहिए 35वें संविधान संशोधन के तहत 1974 में आया था, इसको सह राज्य का दर्जा मिला था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत पूर्ण राज्य, दोस्तों सिक्किम पूर्ण राज्य भारत का बना था। ये बातें आपको पता होना चाहिए था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला तुरंत ताबड़तोड़। देखिए क्या है दोस्तों, 2019 किस केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा गया? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या थी दोस्तों, पहले 7 थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 की वो घटना सबको याद है, 2 बड़े बड़े निर्णय क्या आए थे दोस्तों, राम अयोध्या मंदिर वाला आया था और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर जिसे अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसको क्या कर दिया दोस्तों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त हुआ। लेकिन फिर संशोधन हुए दोस्तों, संसद ने इस पर पारित करवाने के बाद 31 अक्टूबर वह डेट है, 31 अक्टूबर 2019, जब 2 नए केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, एक आता है जम्मू कश्मीर और दूसरा आता है लद्दाख, याद रखिएगा। तब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पहुंचती है दोस्तों 2 मिलकर के 9। लेकिन एक और मुद्दा बन जाएगा दोस्तों, क्या कि दमन दीव को क्या किया गया है, दादर व नगर हवेली के साथ मिला दिया गया है। कब ये हुआ घटना? 2020 में नहीं दोस्तों, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शानदार सेशन के साथ आ गया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए प्रश्न है आपका, किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता? दोस्तों अगर किसी ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीबॉडी नहीं होगा, अगर एंटीबॉडी नहीं होगा ना तो सबको ग्रहण कर लेगा। इसमें बहुत शानदार मैंने बताया था, एस सर ने भी अपने सेशन में बताया था कि ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जिसमें एंटीबॉडी ना हो, मतलब वो सबको ग्रहण कर लेगा। तो सबको ग्रहण करने वाला ब्लड ग्रुप कौन है? ए बी है, जिसको सर्वग्राही कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन भी आपका आया था, वह था आर्य समाज की स्थापना। यार ये तो एकदम लल्लू टाइप का प्रश्न है, कौन नहीं जानता आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? आर्य समाज की स्थापना 1875 में 1875 में किया था। अगर पूछता किसने किया था तो आर्य समाज की स्थापना किया था किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। अगर एक प्रश्न और आएगा कभी तो याद कर लेना, सत्यार्थ प्रकाश भी पूछा जाता है, तो सत्यार्थ प्रकाश का भी संबंध किससे है? आर्य समाज से है, स्वामी दयानंद सरस्वती से है। वेदों की ओर लौटो, वेदों के उत्थान पर भी इन्होंने बात की थी। अगला प्रश्न क्या था आपका? अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, शायद ऐसा कोई प्रश्न था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कौन नहीं जानेगा भैया? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। वर्तमान समय में इसके कुल 6 अंग है, शुरू में 7 अंग थे, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न का बात करते हैं। भारत की कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? ठीक है, देखिए प्रोग्रामिंग भाषा पूछ रहा है तो याद रखेगा फोर्ट्रान का नाम आपके सामने, देखिए ऑप्शन देना चाहिए वहां पर। कई सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं, हो सकता है वो आपसे पूछ दे प्रोग्रामिंग भाषा, हो सकता है वो आपसे पूछा हो कि बिजनेस प्रोग्रामिंग भाषा, इसलिए क्वेश्चन हमें सही नहीं पाया। मैं यहाँ पे 2-3 उत्तर आपको देना चाहूंगा। या तो आपके एग्जाम में एक बार बताइएगा, या तो फोर्ट्रान ऑप्शन दिया होगा, फोर्ट्रान दिया होगा, या तो फिर कोबोल दिया होगा। क्या दिया होगा? फोर्ट्रान या कोबोल दिया होगा। कोबोल दिया होगा तो व्यावसायिक करिएगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए एक्चुअली में ऑप्शन क्या था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंप्यूटर भाषाएं बनी है, व्यावसायिक उपयोग के लिए अलग बना हुआ है, नॉर्मल के लिए अलग बना हुआ है, प्रोग्रामिंग के लिए अलग बना हुआ है। तो एक बार आप जरूर बताइए कि आपके प्रश्न में ऑप्शन क्या था, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। फोर्ट्रान था तो फिर आपने सही किया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर व्यावसायिक उपयोग देता तो कोबोल कर देते। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? देखिए लिम्बाराम का संबंध है तीरंदाजी से। क्या किससे है? तीरंदाजी से है ना सर? जी हाँ, तीरंदाजी से है लिम्बाराम का संबंध। और कहा जाता है कि लिम्बाराम दोस्तों उड़ती हुई चिड़िया को भी मार देते हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए, क्या उड़ती हुई
चिड़िया को भी मार देते हैं, तो इनका संबंध दोस्तों तीरंदाजी से है, ये आप याद रखिएगा अगर आप लोगों ने किया होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम विद्यार्थी इस प्रश्न का गलत जवाब दिए होंगे। अगर तुक्का मारे होंगे तो ठीक है, लेकिन जहां तक मैं एक शिक्षक होने के संबंध में समझ सकता हूं तो इस प्रश्न का बहुत ही कम ऐसे विद्यार्थी होंगे जो सही जवाब देकर के आए होंगे। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, निशानेबाजी था तो बहुत अच्छी बात है। आर्चरी बोलना, आर्चरी भी सही, आर्चरी ही बोलिए, उसको ज्यादा सही है, ठीक है, तो वो सही रहेगा, ठीक है। आर्चरी उसको इंग्लिश में आपके सामने शायद ही ऑप्शन मिला हो आर्चरी के नाम से, ठीक है। अगर इंग्लिश में होगा तो भी ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब था कि दोस्तों मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया? आप जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है भैया 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और जब ये जोड़े गए थे तो पहले 10 थे, बाद में इन्हीं 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 11वां मौलिक कर्तव्य भी आया था दोस्तों। और इसमें आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में स्थान दिया गया है, जो भाग 4A का पार्ट बनता है दोस्तों। तो इस तरह आप यहां से भी देख सकते हैं। पूरा मौलिक कर्तव्य आपका यही समाप्त हो जाता है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, 36 से लेकर 51 तक राज्य के निर्देशक तक, और उसके बाद भाग 4 का आ जाता है जहां पर मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं। तो मेरी पूरी टीम दोस्तों आपके सामने है। अगर आपको आगे एग्जाम की तैयारी करना होगा लाइक यूपी टेट, सुपर टेट, तो आप आइएगा तैयारी करने। फिलहाल और बहुत सारे क्वेश्चन है, पेन ड्राइव लेके खड़ा हूं मैं, आगे के क्वेश्चन कराने। गूगल सर्च इंजन कब लॉन्च किया गया, यह आपका प्रश्न था। तो इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने 1956 कोई टिक किया है, कोई 1996, कोई 98, कोई 97, और मुझे उम्मीद है कि ऑप्शन भी ऐसा ही रहा होगा। तो आपको नितिन सर बता देंगे कि गूगल सर्च इंजन कब लॉन्च किया गया है। वो लैरी पेज ने लॉन्च किया था सबसे पहले, और 1997 का एक टाइम होगा, 97 होगा सर, 98 होगा, 98 सितंबर महीना है। एक बार देखिएगा, शायद आपके एग्जाम में महीना दिया था क्या, अगर सितंबर दिया होगा तो एकदम राइट आंसर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको चेक करिएगा, 1998 सितंबर लैरी पेज जो इसके संस्थापक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए सर, 98। आर.के. नारायण की प्रमुख पुस्तक कौन है? यह भी प्रश्न आपका था। आर.के. नारायण की प्रमुख पुस्तक कौन है? आर.के. नारायण की एक जो प्रमुख किताब है उसका नाम है मालगुडी डेज। याद रखिएगा नाम क्या है, मालगुडी डेज, लिख दीजिए सर एक बार, मालगुडी डेज नाम है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये के.आर. नारायण मत पढ़िएगा, और राष्ट्रपति सर की बात नहीं हो रही है, ये आर.के. नारायण है, बहुत फेमस राइटर है, और इनकी बहुत फेमस एक रचना है। इस पर पता है दूरदर्शन पे आपके जो है एक धारावाहिक भी बनाया गया था, सीरियल भी बनाया गया था मालगुडी डेज के नाम से, ठीक है। अगर कमल नारायण राष्ट्रपति पूछ लेते ना दोस्तों, तो सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति बने हैं ये कमल नारायण सिंह जी अगर होते तो। और सबसे ज्यादा 7 साल 139 दिन, गजब का रिकॉर्ड वाई.वी. चंद्रचूड़ के नाम था दोस्तों, अगर ऐसे प्रश्न आए तो। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, किसका क्या क्वेश्चन था दोस्तों, एक बार यहाँ पे सर्च कर लीजिए, द आइडियल गर्ल, ठीक है। एक बार सर्च के बताइए ये सही दे रहा है या गलत दे रहा है, ठीक है। इसका नाम क्या था, ठीक है, सही पूछा गया क्या, आइडियल गर्ल के नाम से किताब थी, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है देखिए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, पेपर ना आपके पास है ना पेपर हमारे पास है। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या किए हैं, यहाँ पर सबसे कॉल करके जो हमारे अच्छे बच्चे थे उन्होंने यहाँ पर एक एक सवाल का जवाब दिया, और यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको दिए गए थे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, मालगुडी डेज तो हो गया आपका, ठीक है। बताइए द आइडियल गर्ल था या फिर थोड़ा सा कुछ आगे पीछे नाम था, ठीक है, आगे पीछे नाम था। एक बात बताइए, क्योंकि राइटर है ना, किताब है या स्पेशली इस नाम से अभी तक कोई किताब जो है, चेतन भगत, आइडियल गर्ल नहीं कुछ और रहा होगा उनकी किताब में। देखिए उनकी किताब के नाम थोड़े लंबे होते हैं, तो बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए। वन इंडियन गर्ल, देखिए अभी आया ना वही द आइडियल गर्ल, ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि द वन इंडियन गर्ल द आइडियल गर्ल जो था दोस्तों, ये कंफ्यूजन का था, क्योंकि इस नाम से अभी कोई किताब है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, इंडियन गर्ल सही है, सही है। अब आपने सही बताया, पुस्तक है द इंडियन गर्ल ऑन द अमेरिकन नाम की है वो, बहुत सही नहीं है दोस्तों, वो दूसरी पुस्तक है, आपको पता होना चाहिए था। इस किताब का नाम है दोस्तों द इंडियन गर्ल, और ये चेतन भगत की रचना, ठीक है। चेतन भगत के बारे में आप सभी जानते होंगे, अभी इनके जो है एक उपन्यास के ऊपर दोस्तों टू स्टेट इनका उपन्यास था, जिसके ऊपर एक अच्छी खासी मूवी भी आई थी, शायद आप ठीक है। कुछ
ठीक है, वन इंडियन गल बता रहे हैं, कुछ एन इंडियन, मतलब यही होगा चेतन भगत उसका राइट आंसर होगा। आप समझिएगा, आप लोगों को याद नहीं रहते हैं। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब किया गया? एकदम शानदार सा छोटा सा प्रश्न था। नमक सत्याग्रह की शुरुआत, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर देश के हिसाब से दिया होगा तो अलग बात है, अगर सन के हिसाब से दिया होगा तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब किया गया था? 1930 में सर, 12 जनवरी को हुआ था। 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल को जाकर के खत्म हुए थे दोस्तों। 389 तनी तुरा नहीं होता भैया। और आपको पता होना चाहिए गुजरात में है दांडी, वहां तक जाकर के यह कार्य हुआ था। ठीक तो है। बहुत बड़ी बात है। आगे भी प्रश्न है, आप लोग जाइएगा। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो स्वप्न का अध्ययन ऑनियोलॉजी, क्या ऑनियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जाहिर सी बात है, डायरेक्ट प्रश्न था आपका, आप इसको पढ़ सकते हैं और आपके एग्जाम में पूछा गया है और इससे संबंधित भी सेशन आपको कराया गया है। विज्ञान की शाखाओं से भी संबंधित प्रश्न आपको क्या है, कराए गए हैं। तो जल्दी से सभी लोग एक बार शेयर करेंगे भाई। देखिए, एक प्रश्न बच्चे जौ से संबंधित पूछ रहे हैं कि जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है। तो देखिए, जौ का उत्पादन सर्वाधिक अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद राजस्थान का स्थान आता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर उत्तर प्रदेश नहीं होगा तो राजस्थान पर, लेकिन प्रतिशत के आधार पर अगर प्रश्न बनता है तब हमको बिहार की तरफ चलना पड़ेगा दोस्तों, ये याद रखिएगा। और जौ के बारे में, जौ और ज्वार दोनों अलग अलग है दोस्त, याद रखिए। जौ को गांव में बिर्रा कहते हैं, जो शादी विवाह में यूज किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था आपको पता होना चाहिए दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन है 1992 में आया। कब आया दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन 1992 में आता है और यह लागू कब होता है? 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। इसीलिए हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। ये किसके भैया सिफारिश में? तो बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में आई थी दोस्तों, उसी की सिफारिश के आधार पर किया गया था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सामुदायिक विकास कार्यक्रम और सब विस्तार जैसी योजना कहानी दोस्तों विकास। सर तीनों स्तर बता दीजिए, तीनों स्तर ऑप्शन में अगर ग्राम स्तर था, एक खंड स्तर है और एक जिला स्तर है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जी हाँ दोस्तों, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर आपको पता होना चाहिए जिला परिषद। अभी कल ही नहीं दोस्तों, जो पॉलिटी का महामैराथन चला था उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से इसको बताया गया था। और नगर पालिकाओं में जो त्रिस्तरीय आई थी वो 74वां संविधान संशोधन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में आया था। तो इस तरह आप देखते जाइएगा, बहुत ही शानदार सेशन होता है दोस्तों। तो इस तरह आप देखिएगा, सबसे पुराना पत्थरों द्वारा निर्मित स्तूपों में, जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए सांची का भी स्तूप आता है उसमें। और साथ ही साथ नितिन भैया इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। क्या पूछा भाई यहाँ पर? सबसे पुराना पत्थरों द्वारा निर्मित स्तूप। देखिए, स्तूपों की बात किया जाए तो आपने पढ़ा होगा कि स्तूपों का निर्माण जो है काफी पुराना रहा है, लेकिन आखिरी में आपने पढ़ा होगा सबसे ज्यादा स्तूप जो बनवाया गया था वो अशोक के द्वारा बनाया गया था। बाद में जो मौर्य वंश था, जब उसकी समाप्ति होती है तो अंतिम राजा जो थे उनका नाम था बृहदत्त, उनकी हत्या कर दिया जाता है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। उसके बाद शुंग वंश आता है। देन क्या होता है, जो भारत में स्तूप थे कम से कम 85,000 स्तूपों को अकेले पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब यहां नहीं समझ में आता है कि आपसे पर्टिकुलर किसी स्तूप का नाम पूछा था या क्या पूछा था। आप ऐसे में सांची का स्तूप बता सकते हैं, अमरावती का स्तूप बना सकते हैं, महाराष्ट्र के पास में स्तूप जो उनकी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन नाम चाहिए। ठीक है, देखिए अगर आपके सामने सांची दिया था तो बेशक आप जो उसे सही कर सकते हैं, क्योंकि अशोक के समय से वो चला आ रहा है। ठीक है, देखिए बहुत सारे विद्यार्थी जो प्रश्न पूछ रहे हैं उन सब प्रश्नों का जवाब बताया जा चुका है। आप पूछ रहे सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया, तो भी बताया जा चुका है आपको। 35वां संविधान संशोधन 1974 में शामिल किया गया था, 75 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। प्लासी का युद्ध अभी नहीं कराया गया है। कुछ बच्चे बता रहे हैं सर कि ये लाल किला ऑप्शन था। अरे मेरे भाई, लाल किला कोई स्तूप थोड़े नहीं है, कॉमन सी बात है। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो हुआ था आपको पता होना चाहिए 13 जून 1957 को। जी हाँ, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव जो कंपनी का नेतृत्व कर रहा था ना, जी हाँ दोस्तों, आपको वहां से समझना चाहिए था। साथ ही साथ आपको ये एक बाइट में कितने चाहिए कि इसमें
जी हाँ दोस्तों, मीर जाफर ने क्या कर दिया था दोस्तों, धोखा दे दिया था। लेकिन यहां से कंपनी को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं मिली थी 1764 के बक्सर युद्ध के बाद, जब जी हाँ दोस्तों 3 महान शक्तियां, कौन कौन, मीर कासिम अवध का नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ था कौन, हेक्टर मुनरो। तब उसके बाद विजय मिलती है 22 अक्टूबर 1964। देख लिया ना भीम सर, इतिहास भी जानते हैं बहुत ताजा। दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर बन के आता है और यहीं से शुरू होता है बंगाल में द्वैध शासन, जो 1765 से 1772 तक चलता है। उसके बाद आता है दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट, जहां से चालू होता है काम कंपनी का रूल और नियम बनाने का। चलिए आपका अगला प्रश्न था, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो ये कंप्यूटर का प्रश्न था, आप इसको पता है, मेमोरी से संबंधित प्रश्न है। चलिए इसको याद रखिएगा, एक बाइट में कितने बीट होते हैं आपको पता होगा, यहाँ पर 8 बीट होते हैं। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? और मैक्सिमम विद्यार्थियों ने 1024 टिक किया होगा, मुझे पता है। 1024 मत करेगा। देखिए 1024 बाइट जब मिलता है दोस्तों, तब इससे जो है 1 किलो बाइट बनता है, 1 केबी बनता है। फिर जब 1024 केबी बनता है तो आपका आता है 1 MB यानी 1 मेगाबाइट आता है। 1024 1 मेगाबाइट मिलकर के 1 GB बनाते हैं, गीगाबाइट बनाते हैं। उसके बाद 1024 गीगाबाइट करके एक जो है 1 टीबी बनता है, जिसको आप टेराबाइट बोलते हैं। फिर जेटाबाइट, योटाबाइट, इस तरह से सीरीज आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये तो हो गया भाई, हो जाएगा। मालगुडी डेज दोस्तों आपको बता दिया गया है, आरके नारायण के ये प्रश्न आपका करा दिया गया है। मालगुडी डेज ये आगे की रचना है। ठीक है, लीजिए सर, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत छोटे छोटे प्रश्न है आपके। उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? देखिए उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है, थोड़ा मैं इसको व्याख्यात्मक तरीके से बता देता हूं, डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन क्या था। दोस्तों उत्पाद शुल्क वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन पर लगाया जाने वाला शुल्क है, इसको एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर। लेकिन मुद्दा यह है कि अब सिर्फ उसी वस्तु या सेवा पर उत्पाद शुल्क लगेगा जो जीएसटी से बाहर है। अगर आपके राज्य स्तरीय प्रश्न पूछा था तो आप आबकारी से संबंधित जितने ऑप्शन थे वह आपके सही होंगे। अगर आबकारी वाला जैसे अफीम है, शराब है, ये सब ऑप्शन रहा होगा तब आपका सही होगा, या फिर अगर पेट्रोलियम रहा होगा तब वो केंद्र सरकार उस पर लगाता है, तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर टैक्स पूछता है कौन सा टैक्स है, हो सकता है इसमें गड़बड़ी हो। तो उत्पाद शुल्क क्या है? एक प्रकार का आपका अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नेहर राजपूत जी का उत्तर आ रहा है कि सर इसमें निर्यात आयात का एक ऑप्शन दिया। ना वो नहीं होगा, निर्यात आयात पर लगाया जाता है कस्टम ड्यूटी, जिसको सीमा शुल्क कहा जाता है। ये मैंने आपको बात बताया था, निर्यात आयात पर सीमा शुल्क। टिंकू जी बोल रहे हैं क्या जीएसटी आया था? ऑप्शन में जीएसटी था, तो आप इसको देख सकते हैं। जीएसटी, अच्छा ठीक है, जीएसटी भैया 1 जुलाई 2017। क्या गजब की बात है दोस्तों, जो हमारे यहाँ योजना आयोग के देखे होंगे आप लोग जीएसटी के बारे में, जो महत्वपूर्ण है। जीएसटी क्या है पहले ये जानिए। गुड एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर बोला जाता है दोस्तों, याद रखना। कहानी पहले बताओ मुझे, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस आपको पता होगा 1 जुलाई को। 1 जुलाई को सबसे पहले भारत में जीएसटी लगाया गया था, इसीलिए 1 तारीख को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 1 तारीख को बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं। 1 तारीख को जीएसटी दिवस है, 1 तारीख को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस होता है, 1 तारीख को डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है, 1 तारीख को जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है। 4 दिवस हैं जो कि आपके 1 तारीख से संबंधित। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपको बता दिया गया है सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। अगर प्रतिशत में पूछता तो आपका बिहार होता। ठीक है ना। अब देखिएगा अगला प्रश्न था आपका, क्या था? प्लासी का युद्ध। ये तो भीम सर ने पूरी उसकी व्याख्या ही कर दी भाई साहब, उसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है। कब हुआ था तो सबको पता, 1757 में। डायरेक्ट याद कर लेना, 1757। डेट पूछता है तो 23 जून है डेट। एक चीज मैं आपको कंफर्म करके बता देना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने स्टडी 91 पर भरोसा करके क्लास लिया होगा तो एक भी प्रश्न से बाहर नहीं आएंगे, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आए हैं। आप बीएड एंट्रेंस किस लिए दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं ना कि आपको सरकारी कॉलेज मिलना चाहिए, डंके की चोट पे आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं। और आज ही नहीं, अगर आगे भी आपको भरोसा दिखाना होगा, जैसे कि जब आप तैयारी करेंगे यूपी टेट की, सुपर टेट की, तो आप उस बैच को भी ज्वाइन करिएगा, बहुत मजा आने वाला, बहुत शानदार सी क्लास यहाँ पर जो आपके पेड प्रोग्राम चलते हैं वो भी बहुत जबरदस्त। एक प्रश्न है, कार्ड रीडर
इनपुट है या आउटपुट है? अरे मेरे भाई लाई कहानी शुरू करते हैं, सुनिए ध्यान से। गजब देखो, की बातें हैं। दो ही चीज होती है, देखिए, या तो इनपुट करेंगे, या तो इनपुट होता है कहीं पर, या तो आउटपुट होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इनपुट होगा या आउटपुट होगा। एक लाइन की बात बता दूं, कभी भी ये पूछे ना आप कुछ रटो मत। एक बात बताओ, ऐसा कोई काम जिससे कोई भी चीज कंप्यूटर के अंदर चली जाए या बाहर चली जाए? ठीक है, एक बात बताओ, अगर यहां पर मैं आपसे पूछ दूं, जैसे ये जो आपको दिख रही है स्क्रीन, ये इनपुट है या आउटपुट? ये कुछ दिखाने का काम कर रहा है, मतलब बाहर निकालने का काम कर रहा है। सिंपल सी बात है, ये आपका क्या आउटपुट डिवाइस है। यहां पे सर ने माइक लगा रखा है, ये माइक क्या करे, हमारी आवाज को अंदर लेके जा रहा है और आप तक पहुंचा रहा है। ये क्या हो गया, ये आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, ये कार्ड रीडर क्या हो सकता है? एक्चुअली में कार्ड रीडर कार्ड को रीड करने वाला एक डिवाइस होता है। वो ना तो एक तरह से देखा जाए तो कंप्यूटर का पार्ट नहीं, लेकिन अलग से उसका पार्ट होता है, और इसको आप मान सकते हैं कि इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि वो कुछ आपको देता तो नहीं निकाल करके, वो क्या करता है, वो कार्ड की चीजों को अंदर ले जाकर ट्रांसफर करता है, उसे आप इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं। ठीक है, एक खतरनाक क्वेश्चन पूछता माउस के बारे में, माउस पूछे तो अलग से बताएगा माउस क्या होता है। ये एक तरह की पॉइंटिंग डिवाइस कही जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए सर। आया था कुल 189 देशों का आया था, आपको पता होना चाहिए, और इसमें भारत की जो रैंक सर बता रहे हैं 131वीं, वह एकदम सही है, जो मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। दोस्तों, इधर जो यूरोपीय कंट्री देश है ना, वो अग्रणी स्थान पर आ जाते हैं। सुनो, यहाँ पे ध्यान देना, आपसे कितने सारे रैंकिंग पूछ सकता है दोस्तों। आज आपसे क्या कर दिया, आपसे एसडीआई पूछ दिया। ठीक है, आपसे एसडीआई पूछ दिया, एसडीआई बताएगा 131वां स्थान है। अगर आपसे शांति पूछा होगा, ठीक है, शांति पूछता है तो बता दीजिएगा, मैंने बताया था आप 36वां आंकड़ा किसी से नहीं रखेंगे, 135वां स्थान आ जाएगा। अगर आपसे पूछ देता लिंगानुपात स्थान, ठीक है, लिंगानुपात, तो आप 140 बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछ देगा प्रतिस्पर्धा में, ठीक है, प्रतिस्पर्धा सूचकांक, तो आप 43 बता दीजिएगा। अगर आपसे लोकतंत्र पूछ देगा तो आप 53 बता दीजिएगा। याद रखो, पता नहीं आगे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको भ्रष्टाचार पूछ देगा तो आप बता दीजिएगा 86वां स्थान है, 86वां स्थान। अगर ऊर्जा रूपांतरण पूछ देता है, ऊर्जा रूपांतरण, तो बता दीजिएगा दोस्तों 87वां स्थान। दोस्तों, 2 बजे वाले एग्जाम में काम का है, याद रखिएगा। 2 बजे वाला जो एग्जाम होने वाला है उसमें काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण, इस सब याद रखना आप। पर्यावरण सूचकांक में 117वां स्थान है, नोट करते जाओ। साइबर में साइबर पूछेगा तो 10वां स्थान बता देना। ठीक है, और क्या पूछ सकता है आपसे, 120वां, याद रखेगा। सतत विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सतत विकास में कौन सा स्थान है, 120वां स्थान है। ये सब पढ़ाने वाली बातें नहीं यार, बस मजे लेकर आप स्टडी 91 में पढ़ते जाओ, शानदार मजा आएगा। ठीक है, ऐसे ही सब सब्जेक्ट की क्लासेस चलती है। बढ़िया स्टैंडर्ड टाइम में भारत कितना लेट है, 5.5 घंटे लेट है, कौन नहीं जानता भैया, एकदम छोटा सा प्रश्न है। डाटा दे देता हूं ना दोस्त, क्या होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से क्या होता है भैया, मानक समय रेखा गुजरती है, और 82.5 डिग्री आप देख लीजिए यहां से, अगर 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, अगर इसको गुणा करोगे ना तो आएगा 330, अगर 330 को 60 से घंटे में परिवर्तित करोगे दोस्तों, आएगा 5.5 घंटे आएगा ना। और ये कहां से लिया जाता है, तो जो प्रधान मध्य रेखा जो ग्रीनविच से जाती है वहीं से लिया जाता है। मानक समय रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से जाती है, तो 5 राज्यों से जाती है। ये 5 राज्य आपके कौन कौन है, उत्तर प्रदेश है, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश है, साथ ही साथ आपके छत्तीसगढ़ से जाती है ना, छत्तीसगढ़ से जाती है, और साथ ही आपके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भी जाती है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में पूछ लेता है कभी कभी गोपीगंज, मिर्जापुर, नैनी, प्रयागराज जैसी पावन धरती से भी जाता है दोस्त। एकदम देखते रहिए। इसका जो सूत्र होता है सर, 1 मिनट, जो सूत्र होता है मैं लिख देता हूं, कहीं का भी निकालना हो, जैसे प्रधान मध्य रेखा अगर पूर्व में है तो इसका आगे होगा, हमेशा पश्चिम में है इससे तो पीछे होगा। जो सूत्र होता है वह होता है देशांतर इंटू 4/60 के, इस पर रख दो जितना डिग्री हो, आराम से समय प्राप्त कर लीजिए। अच्छा, एक चीज यहां याद रखेगा, ये जैसे 5 दे दिया ना, आज आपसे पूछ दिया कि ये जो है टाइमलाइन कहां से जाती है, तो 5 राज्यों से जा सकती है। कल को आपसे पूछ सकता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो बताइएगा 8 राज्यों से गुजरती है। कल को आपसे पूछ सकता है कितने तटीय राज्य भारत में हैं, तो 9 बता दीजिएगा। तमाम चीजें सब याद रखेगा दोस्तों। एक ग्रेट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए है, आपको जान लेना चाहिए कि नीरज सर की 100वीं क्लास, जी हां दोस्तों, नीरज सर की स्टैटिक जीके की 100वीं क्लास 8 घंटे की होगी सर, इस रविवार। और सर का कहना है मैं बच्चों को 8 घंटे लगातार पढ़ाने वाला हूं। सच बताऊं, मुझे तो बड़ा डर लगता है, मैं 8 घंटे कभी नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, कई बार मैंने प्रयास किया, लेकिन 4 घंटे, 5 घंटे, 5.5 घंटे जाते जाते तक में मैं भैया बोल जाता हूं, हिम्मत नहीं होती है। लेकिन अगर आप लोगों का साथ रहा, सहयोग रहा, तो ये क्लास 8 घंटे तक आपको देखने को मिलेगा। नीरज सर
कि एक तरह से महामैराथन क्लास 100वीं क्लास जारी दोस्तों, खाली स्टैटिक जीके की। जो सिर्फ स्टैटिक जीके की क्लास देखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आए होंगे। विश्वास करिए, अगर आपको पढ़ना होगा रविवार को सुबह 10 बजे आप आना मत भूलिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, रविवार सुबह 10 बजे आप आना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बच्चे करें सर सब आप लोगों के पढ़ाए हुए में से आया, बस यही विश्वास आप लोग बनाए रखिए, बाकी हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी करें सर कैंसर इंस्टीट्यूट, यार सब पढ़ाया जा चुका है, बताया गया। कैंसर इंस्टीट्यूट एकदम नया नवेला बन रहा है, भारत का पहला बन रहा है, हरियाणा के झज्जर में बन रहा है। कहां पर बन रहा है? अगर राज्य का नाम पूछता तो आप हरियाणा दे सकते थे, जिला पूछता तो आप झज्जर बता सकते थे। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला देख लीजिएगा। तपोवन में कौन सी संधि है? ये तो भाई हिंदी का प्रश्न है। एक प्रश्न और आ रहा है, भारत की सबसे ऊंची दीवार जैसे प्रश्न हमको दिखाई दिया, वो राजस्थान के कुंभलगढ़ में है। याद रखिएगा दोस्तों, जबकि विश्व की सबसे बड़ी दीवार जो है वो तो जानते हैं चाइना से भैया, जहां से ऊपर से देखो तो नीचे दिख जाए तो समझो क्या गजब की बात होती है ना। तो यहां से भी बात आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, आप लोग प्रश्न करते रहिए। तपोवन जो लिखा है इसको याद रखिएगा, इसमें आपसे पूछा था संधि क्या है, ठीक है, याद रखिएगा। तपोवन में संधि आती है तपह धन वन। क्या होता है? तपह धन वन। ये ऐसा ही होता है जैसे आपसे पूछ देता है यशोदा का, ठीक है, यशोदा का पूछता है तो क्या करते हैं? यशा धन दा करते हैं। इसी तरह से आपसे मनोबल का पूछता है तो क्या करते हैं? मना धन बल करते हैं। बस उसी तरह से दिया था दोस्तों। याद रखिएगा यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर विसर्ग लगा हुआ है इसलिए संधि निकल कर आ जाएगा, विसर्ग संधि। अगर हिंदी की क्लास देखते होंगे तो ये सब आपको कैसे क्वेश्चन रखेंगे आप खुद ही बता दो भाई। देखिए जो आप लोग प्रश्नों का कमेंट्स कर रहे हैं वे सारे प्रश्न बताए जा चुके हैं। आज के सीरीज में कोई कह रहा है कि सर महिला कौन है जो पदक जीता, ये भी आपको बताया गया। प्लास्टिक का युद्ध ये भी बताया गया। कैंसर इंस्टीट्यूट ये भी आपका बताया गया। सर आप याद कर लीजिए, कर्णम मलेश्वरी को मिला था सिडनी ओलंपिक में 2000 में मिला था, आपको पता है। और दोस्तों प्लास्टिक का युद्ध 1757 में हुआ, कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर में हुआ। कुछ बच्चे सेलुलर जेल के बारे में पूछ रहे हैं, तो उस जमाने का था जिसको आप लोग सुने होंगे, बचपन में दादा दादी बताते थे काला पानी। सुना है नहीं सुना है? उसको काला पानी, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वो स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित था वो। बच्चे बता रहे हैं सर विसर्ग का ऑप्शन नहीं था। विसर्ग का ऑप्शन नहीं था तो क्या दिया था? या तो तपोबल दिया होगा या तो कुछ और दिया होगा। मुझे आप सही क्वेश्चन देंगे तब मैं आपको फिल्टर करके सही उत्तर दे सकता हूं। एक बात जान लीजिए, अगर नहीं दिया था तो एग्जाम में आपको 1 नंबर फ्री के मिलने वाले हैं। आप बताओ तो सही कि क्वेश्चन आया क्या था, क्योंकि भाई जो भी प्रश्न मेरे पास आए हैं फोन से आए हैं, तो जिन लोगों ने जो कहा हमने मान लिया, इसीलिए साफ साफ यहां पे लिखा गया है ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखते जाइए, अगला क्वेश्चन करिए। सर राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार, सिंपल सी बात कर दिया, तत्पुरुष समास है भाई, इसमें देखने वाली कोई बात ही नहीं है। राजकुमार दे देता, राजपुत्र दे देता, राजपुरुष दे देता, कुछ भी आता, सब जगह तत्पुरुष। अच्छा, दिल्ली चलो का नारा भी पूछा था क्या? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था भाई? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सब जानते हैं। अगर दिल्ली चलो का नारा पूछे तो सुभाष चंद्र बोस। लेकिन देखिए मैं रोज कहता हूं, अभी तक कहा नहीं हूं यार। हम लोग लगातार आपके बीच में बने, आप लोग शेयर नहीं कर सकते, और लोगों तक तो पहुंचाइए हमारी बात को। सुभाष चंद्र बोस का नारा एक बहुत बढ़िया, उसको भी बोलिए सर। मेरे तो दिल दहक जाता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र जी ने कहा था। लेकिन मैं कहता हूं आप हमें अपना समय दीजिए, मैं आपको सफलता दूंगा। स्टडी 91 परिवार का यह नारा है दोस्तों, याद रखिएगा। भाई देखिए ये सब हिंदी वाले प्रश्न सर ही पढ़ा पाएंगे। रागनी चंद्रमा के समान सुंदर है, तो भैया इसमें क्या पूछ रहा है? उपमेय या उपमान है, क्या है पता नहीं। ये थोड़ा प्रश्न तो समास, ये आपसे अलंकार का पूछ दिया, सब आपको बताया। सम जब सा आ जाए, सी आ जाए, सा आ जाए, सब में उपमा अलंकार चलेगा। आपको ज्यादा कहानी नहीं देना। एक बच्चा सर बीडी सावरकर के बारे में पूछ रहा था। बीडी सावरकर के बारे में भाई क्या पूछा गया था आपसे? बीडी सावरकर पूछे सबसे पहले सर मित्र मेला क्यों 1899 में? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आगे चल के 1904 में अभिनव भारत का स्थापना हो गया, ठीक है। इनके द्वारा एक फेमस रचना किया गया 1857 के नाम से किताब भी आई है, ठीक है, वो भी याद रखेगा। बाकी और पूछा क्या था, ये रहते कहां थे? तो ये जब भारत में थे, भारत के बाहर से, ये भारत के बाहर से जो है क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। आपने ब्रिटेन में, लंदन में आपने इंडिया हाउस का नाम सुना होगा, इंडिया हाउस में रहते थे। इंडिया हाउस की स्थापना आपसे पूछ सकता है श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन है? श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये सब याद रखेगा। अच्छा, अभी तक भरोसा नहीं था, बहुत सारे विद्यार्थी कर रहे हैं सर आप पक्का पेट की तैयारी आपकी वीडियो को देखकर करेंगे। भाई पेट के लिए तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ा दी और कुछ खास भी कर
करने वाले हैं। अभी आपका एग्जाम है, 12-13 दिन बाकी है ना, अभी हम लोग कुछ खास भी करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं आप लोगों को, अभी जो आपका अगला पेपर हो रहा है, ठीक है, इसके बाद 5:30 बजे उसका भी आंसर की हम लोग लेकर आएंगे। बस निवेदन आप सभी से है कि आप अपना जो क्वेश्चन है ये हमें इस नंबर पे मैसेज कर दे, ठीक है, 739191169191, ठीक है, इस नंबर पे मैसेज कर दे, या फिर 7007734525 इस नंबर पे दोस्तों आप अपना क्वेश्चन मैसेज कर दीजिए। आपको आंसर की एकदम 5:30 बजे तक दे दी जाएगी, ठीक है। निवेदन है आप लोग एक एक क्वेश्चन टाइप करके अगर भेज देंगे, इतने सारे बच्चे हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर हमें देने में बड़े आसानी मिल जाएगी, ठीक है। एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बस ऐसे विश्वास बनाए रखिए, बाकी हम लोग सब कुछ करने को तैयार है आपके लिए, जितना आप कहेंगे उतना आपसे को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, इसीलिए एकदम दृढ़ संकल्पित माइंड से 8 घंटे की लगातार क्लास लीजिएगा। मैं गारंटी से कहूंगा कि पेट के सारे 50 क्वेश्चन 8 घंटे की क्लास से आएंगे। आप लोग बस तैयारी बना कर आइएगा। एक प्रश्न पूछ रहे हैं सर, ऊंट मेला कहां लगता है? तो ऊंट मेला जानते हैं, ऊंट कहां भैया? राजस्थान, जी हाँ, रेगिस्तान का जहाज अजमेर में है ना, जानते होंगे। पुष्कर का मंदिर का नाम सुनेगा, पुष्कर में ऊंट का सबसे बड़ा मेला लगता है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए था। तो इस तरह दोस्तों वहां से भी प्रश्न का आंसर आप निकाल सकते हैं। अच्छा, ल का उच्चारण कौन सा है? पश्चअग्र। भाई ये सब तो नितिन सर ही बता पाएंगे। ल का उच्चारण पूछ रहा है, ल का उच्चारण के लिए दोस्तों आपसे पूछा होगा, सिंपल सी बात, इसमें और भी ऑप्शन दिया होगा। जैसे आप पढ़ते हो र के बारे में, वो पढ़ते हो आप प्रकंपित ध्वनियां, कि र बोलने में कंपन होता है, इसको प्रकंपित ध्वनियां कहा जाता है। ल को उसी तरह से क्या बोलते हैं? पार्श्विक बोल सकते हैं, ठीक है। और भी ऑप्शन होगा, आप सही से पूरा ऑप्शन दीजिए। अभी जब आपका पेपर समाप्त हो जाएगा तो बहुत सारे बच्चे एग्जैक्ट क्वेश्चन भेजने वाले, अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेगा तो हमें और भी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और आगे बताइए सर। और क्या कलियां में, कलियां किसका बहुवचन? कलियां कली का बहुवचन होगा। ये सब पूछने वाली क्या बात है? पुष्प का बहुवचन थोड़े होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन बने होंगे कि कलियां किसका बहुवचन है, ठीक है। पूछा होगा कि बहुवचन, कली का बहुवचन क्या, ऐसा कुछ पूछा होगा तो कली का सर एक प्रश्न बच्चे पूछ रहे हैं, खंजर युद्धाभ्यास वह भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है खंजर युद्धाभ्यास। तो याद कर लीजिएगा, मैं आपका प्रश्न देख पा रहा था सर, आप लिख दीजिएगा, भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर युद्धाभ्यास हुआ है, समझ रहे ना? किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जी हाँ दोस्तों, ये सारे जो तान नजर आते हैं ना आपको, मध्य एशिया में है। और यह आपको पता होना चाहिए, जो यूएसएसआर का विखंडन हुआ था 1991 में ना, वहां पर, जी हाँ दोस्तों, तो आप इसको जानते रहिएगा थोड़ा सा। और अजरबैजान को लेकर के बहुत बड़े प्रश्न बनने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, कैस्पियन सागर जो झील है ना, वहीं पर है ये अजरबैजान। तो यहां से भी देखते रहिएगा, आने वाले समय में यह प्रश्न जरूर मिलेगा। देखिए एक छोटा सा प्रश्न पूछा था, उपग्रह से संबंधित है, डिमोस और फोबोस होना चाहिए, फिबोस लिखा है। तो डिमोस और फोबोस जो उपग्रह है, मंगल ग्रह के उपग्रह है, आपको पता होना चाहिए। और डिमोस जो है आपके सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, हाँ ठीक है। दोस्तों, जो हमारा मंगल ग्रह है, यह सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा, आकार में, जी हाँ दोस्तों, 7वें नंबर का ग्रह है। और पृथ्वी के बाद ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है। अभी हाल ही में यूएई ने अपना क्या किया? तेलंगाना का स्थापना पूछा सर, तेलंगाना का 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश से अलग होकर आया है दोस्तों। हैदराबाद है इसकी राजधानी। चंद्रशेखर राव, जी हाँ दोस्तों, 119, जी हाँ, संसदीय क्षेत्रों को लेकर के, मतलब विधानसभा के क्षेत्रों को लेकर के बैठा है। इसकी सीमा अगर देखा जाए तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से लगती है। यहां से भी जान सकते हैं आप। तो मंगल के बारे में एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। जो अपना भारत है ना दोस्तों, 5 नवंबर 2013 का मंगलयान प्रक्षेपण किया था, जिसका नाम था मॉब, मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आप जानते हैं, जो 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था, प्रधानमंत्री जी ने बहुत उत्साह से ताली बजाई थी दोस्तों, याद आना चाहिए आपको। साथ ही साथ आपको इस बात को भी याद रखना चाहिए, मंगल में जो अभी यूएई ने भेजा है उसका नाम है होप, और जो चाइना ने भेजा है उसका नाम है तियानवेन-1। तो इस तरह दोस्तों आप ध्यान देते रहा करिए। अगला प्रश्न आपके फैजोमीटर से आ गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा वो फैदोमीटर होता है। लीजिए आप जैसे आगे जिन्होंने आपको सिखाया था उन्हीं से पढ़ लीजिए, ये कौन कौन सा मीटर पूछा है। देखिए यहाँ पर जितने लोग भी हैं, नितिन सर हैं, भीम सर हैं, नीरज सर हैं, मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि एक भी प्रश्न
अगर आप ये बोल दें कि क्लास से बाहर आए, हम ये क्लासेस आपकी बंद कर देंगे जो मैराथन चला रहे हैं। आप नहीं बोल सकते। बहुत सही। आप एक प्रश्न भी निकाल करके दिखा दीजिए, हम लोग वो क्वेश्चन जो है नंबर के साथ आपके सामने यहाँ पर रख देंगे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपको हम लोगों ने कराया ना हो क्लास में। आप सबको ये बात पता है बहुत अच्छे। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न आपका आ रहा है, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर स्वर कोकिला आया था, या कुछ विद्यार्थी कह रहे होंगे भारत कोकिला आया था। तो याद रखिएगा, अगर आपके ऑप्शन में भारत कोकिला पूछेगा, अगर आपके ऑप्शन में भारत कोकिला दिया होगा तो आंसर सही होगा सरोजनी नायडू। और अगर आपके ऑप्शन में दिया होगा क्या क्वेश्चन में स्वर कोकिला, तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहते हैं, भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहते हैं। बस दोनों में यही अंतर है, आप इसको समझ लीजिएगा। अभी करंट का क्वेश्चन आया था दोस्तों, महाराष्ट्र भूषण, आपकी परीक्षा में तो नहीं है लेकिन यही संबंधित है, ठीक है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? अभी आशा भोसले को दिया गया। दिवस से समुद्र, हाँ समुद्र, राष्ट्रीय समुद्र दिवस पूछा जा रहा है। तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्र दिवस। जी हाँ, दिवस से प्रश्न है क्या? एक तो दिवस से बच्चे बता रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछा है, तो 7 अप्रैल को है और ये 5 अप्रैल को। बड़ा नजदीक पूछ दिया भाई, कुछ दूर का पूछ दिया होता। ठीक है, चलो और बताओ। गुरु सब चकाचक है, बस जूनियर सुपर टेट उड़ा दीजिए, मजा आ जाएगा। चलो वो तो देख लिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी कर दीजिए। किन स्वरों में कंठ स्वर कहते हैं? तो ऑप्शन होगा तो भाई ऑप्शन के हिसाब से बताएंगे सर, कौन से स्वर को कंठ स्वर, जो कंठ से निकलेगा उसी को कंठ स्वर कहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कंठ स्वर आपसे पूछ दिया, जो कंठ से निकलने वाली ध्वनियां होती है उन्हें कंठ स्वर कहते हैं। जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है दोस्तों, इसको आप तालु स्वर कहते हैं। यहाँ पढ़ते हो च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया। इसके बाद आता है मूर्धा के बारे में, जो टाटा टाटा पढ़ते हो। इसके बाद आता है दंत स्वर, ठीक है। दंत वर्ड, स्वर मत कहिए, स्वर। अच्छा आपसे यहाँ स्वर पूछ दिया दोस्तों, ये अलग कर लीजिए, मैं व्यंजन बता रहा हूँ, ठीक है। स्वर पूछता है तो स्वर से निकलने वाली कोई पूछ रहा है, ठीक है, पेट की क्लास जब चलती है। अरे भाई पेट की क्लास आपकी चलती है दिन भर, तो आपकी क्लास का शेड्यूल है, ठीक है। अभी दे दिया जाएगा, अभी 2 बजे आपका एग्जाम होने वाला है, तो मैं यहाँ आपको। अरे मिस वर्ल्ड यार रीता फारिया, कितनी बार बताऊं, ठीक है। एक छोटा प्रश्न है। जो बच्चे हैं मुझे लगता है सर अभी जस्ट जुड़ रहे हैं नहीं देखे हैं, पीछे का आप जाके देखिए, सारे प्रश्न आपको पढ़ा दिए गए। बच्चे पूछ रहे हैं कार्ड रीडर क्या है, ये क्या था, ये सब नमक सत्याग्रह क्वेश्चन करा दिया गया है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन करा दिया गया, ठीक है। हिंदी के जितने भी क्वेश्चन है उनका कलेक्शन हो चुका है, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन हम लोग 12-15 क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे और भी क्वेश्चन ला करके, ए रक्त समूह का जो एंटीबॉडी है किसमें नहीं पाया जाता है, ए भी था, ठीक है, वो भी आपको बता दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अच्छा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह याद रखेगा, और याद रखिएगा 2 बजे फिर भी एग्जाम होने वाला है, फिर वहां भी पूछ सकता है। अगर पहला पूछ ले तो केसी नियोगी का देना। संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है, राष्ट्रपति करता है, 5-5 साल में करता है। तो ये सब सारी चीजें हैं। अतुल कुमार जी पूछ रहे हैं सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहां पे है? तो याद रखिए दोस्तों, दुनिया का पूछेगा भारत का, दुनिया का पूछेगा तो सिंगापुर बताएगा, भारत का पूछेगा तो तेलंगाना में लगा हुआ है तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट। इसके अलावा अभी नर्मदा नदी पर भी एक तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट लगाया गया था। ऑप्शन तो बताओ, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां बनाया जा रहा है? वो एनटीपीसी के सहयोग से कच्छ के रन में बनाया जा रहा है, ठीक है। सारे प्रश्न आपको पढ़ाए गए, कुछ भी बाहर का नहीं है। आप ऑप्शन देखिए, खुद आप समझ जाओगे कि एक्चुअली में आपके एग्जाम में ऑप्शन क्या था, ठीक है। चलिए संदीप तिवारी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सब लोग शेयर करते रहिए, जुड़े रहिए चैनल से। ये प्रश्न था, सबसे पुराना पत्थरों द्वारा निर्मित इमारत कौन सी है? ये तो भैया स्तूप है, सबसे पहले वही बना है। पूरी कहानी आपको बता दिया, अशोक से लेकर पुष्यमित्र सुंग तक 85,000 स्तूप बने भी और यही नष्ट भी हो गए, ठीक है। अब क्या कहना, ठीक है। ये सारी चीजें बाद में बनी। अगर आप ताजमहल की बात कर दिए, इसको शाहजहां ने बनवाया था, 1632 में इसका निर्माण कार्यक्रम शुरू हुआ था, आपको पता होगा, शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। इसके बाद कुतुब मीनार की बात किया जाए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना होगा, जो गुलाम वंश की स्थापना किया था। उसने दिल्ली के कादी थे जिनका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पर इसका निर्माण शुरू कराया गया था, ठीक है। कब उसकी शासन थी? 1206 से 1210। ये तो बहुत पुराना हो गया। स्तूप जो अशोक के काल के रहे हैं। और लाल किला के बारे में कौन नहीं जानता? शाहजहां ने लाल किला बनाया। देखिए कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो पंकज आडवाणी का संबंध एक खेल होता है बिलियर्ड्स, जो आप देखे होंगे ऐसे मारा जाता है, मेज की आकार का होता है, एक छड़ होती है, उसी से खेला जाता है। मूवी में जरूर देखा होगा। अगर ऑप्शन में होगा बिलियर्ड्स, वो आपका सही जवाब होगा। पंकज आडवाणी का संबंध उसी खेल से है, ठीक है। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या था भैया, कौन सा अलंकार, कौन सा शब्दालंकार? ये तो छोटा छोटा प्रश्न होगा। शब्दालंकार तो 3-4-5 होते हैं गिने चुने। वंदे मातरम समाचार पत्र को लेकर